हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज की वीडियो में हम 1 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने फेफड़ों के ट्यूमर पर रेडियोथेरेपी देने के लिए 3D रोबोटिक मोशन प्लेटफॉर्म विकसित किया? तो ये विकसित किया है PGI लखनऊ और IIT कानपुर ने मिलकर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, A और B दोनों। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 14। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और इस PDF में जनवरी से लेकर के जून 2021 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस को डिटेल पूर्वक बताया गया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगी जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है SN प्रधान को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे चुना है? तो ये चुना है आशा भोसले को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 30 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन 1 करोड़ फास्टैग जारी करने की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम पेमेंट बैंक। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 के कारण मरने वाले 50 पत्रकारों के परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी से दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को सहायता राशि देने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले 50 पत्रकारों के परिवारजन को शनिवार को CM योगी आदित्यनाथ ने 10-10 लाख रुपए का चेक दिया। राज्य सरकार की ओर से यह आर्थिक मदद दी गई। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 में 14 पत्रकारों की मौत हुई थी और वर्ष 2021 में 36 पत्रकारों की मौत हुई थी, जिसमें से टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का परिवार भी शामिल है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जो पत्रकारों की मौत हुई है उन पत्रकारों को 10-10 लाख रुपए की उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी है। और ऐसे कितने पत्रकार हैं? तो 2020 में 14 और 2021 में 36 पत्रकारों की मौत हुई। कुल मिलाकर के 50 पत्रकारों के परिवारजन को 10-10 लाख रुपए का चेक जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनाज से एथेनॉल तैयार करने वाला प्लांट उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गोरखपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा में
100 करोड़ रुपए के निवेश से एथेनॉल बनाया जाएगा। इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड IGL इसके लिए प्लांट स्थापित कर रहा है और अगले कुछ महीनों में उत्पादन शुरू हो जाने की उम्मीद है। इस प्लांट में गेहूं, चावल के साथ स्टार्च वाली अन्य अनाजों से एथेनॉल तैयार किया जाएगा, जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा। इस प्लांट के स्थापित होने से गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के किसानों की दशा एवं दिशा बदल जाएगी। IGL के इस प्लांट में हर वर्ष 3 करोड़ लीटर एथेनॉल तैयार होगा। इतना एथेनॉल बनाने में हर वर्ष करीब 90,000 टन अनाज की जरूरत होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अनाज से एथेनॉल बनाने वाला प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पर एक जो वर्ड है गीडा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में कहते हैं गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अब दोस्तों ये जो अनाज से एथेनॉल बनाए जाने का प्लांट है, इससे किसानों को भी काफी लाभ होगा। अब किसानों को इससे क्या लाभ होगा? तो IGL जो है वो किसानों से बाजार मूल्य के हिसाब से अनाज खरीदेगा और एथेनॉल प्लांट स्थापित होने के बाद व्यापारी एवं क्रय केंद्रों के अलावा किसानों को तीसरा विकल्प भी मिल जाएगा। किसानों का खराब अनाज भी एथेनॉल बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, इसलिए उन्हें खराब अनाज की भी जो है चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और इस तरह से कृषि के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो ये लाभ जो है वो किसानों को इसमें मिलेगा कि खराब अनाज होने पर भी उन्हें जो है किसी भी तरह की चिंता नहीं लेनी होगी, क्योंकि वो अनाज भी इसमें यूज किया जा सकता है। अब दोस्तों एथेनॉल बनाया जाएगा, तो एथेनॉल क्या होता है? तो एथेनॉल जो है एक प्रकार का एल्कोहल होता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। IGL के प्लांट में तैयार होने वाला एथेनॉल पेट्रोलियम कंपनियों को बेचा जाएगा। तो ये जो है एथेनॉल का यूज होगा और इसी के लिए अनाज से एथेनॉल बनाने के लिए गोरखपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट जो है वो स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूपी के बहराइच के किस गांव को इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बलई गांव को। इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित थारू जनजाति बहुल बहराइच के बलई गांव को अब इको टूरिज्म का नया केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा योजना तैयार की जा रही है, जिसमें 2 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन का विकास किया जाएगा। इसके लिए जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर नेपाल सीमा से सटे बलई गांव का चयन किया गया है। यह गांव के महज 1 किलोमीटर बाद ही नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की तादाद में नेपाली नागरिक कारोबार के लिए आते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के बहराइच के जो बलई गांव है उसे इको टूरिज्म का नया केंद्र बनाया जाएगा। अब ऐसे में हरे भरे जंगलों में पर्यटन की सुविधा प्रदान कर इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा। यहाँ आने वाले पर्यटक जो होंगे वो बाघ, तेंदुआ, हिरन, जंगली सुअर, लकड़बग्घा आदि के साथ थारू संस्कृति से भी रूबरू होंगे और यहाँ पर कैंपस का सुंदरीकरण कर खूबसूरत पार्क का भी निर्माण किया जाएगा और इसके साथ ही 10 किलोमीटर लंबा सफारी ट्रैक का निर्माण भी यहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर पर्यटकों को घुमाने के लिए 4 जिप्सी भी खरीदी जाएंगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो बलई गांव है उससे जो है इको टूरिज्म का नया केंद्र बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार कच्चे सोने का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेशनल मंडल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2015 तक भारत में 501.83 मिलियन स्वर्ण अयस्क का भंडार था। इस बार बिहार को नंबर 1 का तमगा मिला है। नेशनल मिनरल इन्वेंटरी डाटा से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड ओर यानी गोल्ड और या यूं कहें कि कच्चा सोना का भंडार देश में सबसे ज्यादा कहां पर है? तो ये बिहार में है। बिहार में देश के कुल स्वर्ण का भंडार 44% है। तो दूसरे नंबर पर है राजस्थान, जहां 25% स्वर्ण का भंडार है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि नेशनल मंडल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार में जो है सबसे ज्यादा कच्चे सोने का भंडार है। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? तो दूसरे पर है राजस्थान, जहां 25% स्वर्ण भंडार है। अब यहां पर अगर बिहार की बात करें तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। और बिहार में
लोकसभा सीटों की संख्या है 40 और राज्यसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 16। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो बिहार जो है वो कौन से रैंक पर आता है, तो थर्ड रैंक पर। पॉपुलेशन वाइज जो बिहार है उसकी रैंकिंग है थर्ड नंबर पर। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो बिहार आता है 12वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है। रिजर्व को विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य 2130 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। यह देश की सबसे पुरानी वन संपदा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य है उसे सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है। अब यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और दोस्तों मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 11 है। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है ये सेकंड नंबर पर आता है। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आशुतोष शर्मा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आशुतोष शर्मा को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने यह निर्णय लिया है। संजय अग्रवाल को नवगठित सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो सचिव हैं आशुतोष शर्मा, उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत जुलाई 2021 तक देश में कितने परिवारों को शामिल किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़ परिवारों को। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में 10 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। योजना के तहत अब 50 करोड़ लोग 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के पात्र हैं। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना आयुष्मान भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू की गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में अब तक कितने परिवारों को शामिल किया गया है? तो 10 करोड़ परिवारों को इसमें शामिल किया जा चुका है। और अगर लोगों की बात की जाए तो 50 करोड़ लोगों को इसमें जो है शामिल किया जा चुका है। और दोस्तों ये जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आयुष्मान भारत योजना है इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। और ये क्या है? ये एक स्वास्थ्य योजना है जिसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है राजस्थान सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। राजस्थान सरकार ने राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की जाएगी। अकुशल कामगारों को अब 225 प्रतिदिन के मुकाबले 252 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों को 237 रुपए प्रतिदिन के मुकाबले 264 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। बढ़ी हुई जो दरें हैं वो 1 जुलाई 2020 से लागू की जाएंगी। तो दोस्तों जो राजस्थान सरकार है उसने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। और कितनी मजदूरी बढ़ाई है? तो प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम 27 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो मजदूरी है वो बढ़ा दी है। अब यहाँ पर राजस्थान की अगर बात की जाए तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 10। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान
फर्स्ट नंबर पर आता है। एरिया वाइज पहले स्थान पर है और पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन वाइज ये 7वें नंबर पर आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया है CII ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है। यह स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं सहित उद्योग के साथ साझेदारी में टीकाकरण कार्यक्रम को गति देगा। टीकाकरण अभियान कवरेज बढ़ाने के लिए छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों को लक्षित करेगा। यह अस्पताल और कारपोरेट को फास्ट ट्रैक टीकाकरण से जोड़ना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो CII के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने SI फॉर ऑल पहल शुरू करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के साथ सहयोग किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, इंटेल। इंटेल ने SI फॉर ऑल पहल शुरू करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ सहयोग किया है। इसका उद्देश्य भारत में लोगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ बनाना है। 11 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध 4 घंटे की ओपन कंटेंट संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्ग कौन कौन से हैं? तो AI अवेयरनेस जो 1.5 घंटे और AI अप्रिसिएशन जो 2.5 घंटे की होगी। तो दोस्तों ये थे 1 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर C था, 29 जुलाई को। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, गोरखपुर में बनने वाले प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब किया जाएगा? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।